शिक्षा को बदहाल किया गया है, मुझे लगता है बहुत डेलिब्रेट तरीके से भाजपा सरकार ने किया, जिसमें उनका उद्देश्य यही है कि पब्लिक एजुकेशन को ख़त्म किया जाए, जहाँ पे सस्ती शिक्षा है वो उसे ख़त्म किया जाए, प्राइवेटाइज़ेशन को बढ़ावा दिया जाए। तो ये जो गुस्सा लोगों के भीतर है, वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फूट कर निकल रहा है। क्यों इतने सारे माँ-बाप इस आंदोलन में शामिल हुए हैं और कह रहे थे कि हमने गलती किया, हमने भाजपा को वोट किया। क्यों ये बदलाव उनके मन में आई? वो सारे कष्ट को उठाने के लिए तैयार होते हैं, एक ही वादे पे, क्योंकि मेरे बेटे या बेटी का या बाकी लोगों की भविष्य ठीक हो। वो जिस चीज़ के लिए जीते हैं, जब वो टूटते हुए दिखता है, उनसे सहा नहीं जाता। ये एक वजह है जो मुझे लगता है कोई मेनस्ट्रीम मीडिया या कोई मीडिया ने इसको इस रूप में देख ही नहीं पाया कि सपनों का टूटना। आप एक आंदोलन चला रहे हैं जिसको जन आंदोलन बोल रहे हैं। उस जन में मुस्लिम जन कहाँ है? उस जन में दलित जन कहाँ है? उस जन में आदिवासी जन कहाँ है? जब आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं, ठीक है, तो जो जस्टिस वर्ड है सोशल जस्टिस में, वो निर्भर करता है कि आप सोशल किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, समाज को किस तरीके से देख रहे हैं। यदि मुसलमान है तो बहुत ईज़ी हो जाता है कि यदि सरकार उस पे गोदी मीडिया उस पे टेररिस्ट होने का लेबल लगा रही है, तो एक बड़ी जनता होगी, जन समुदाय होगा जिसके लिए मानना बहुत आसान है कि हाँ, मुसलमान है, टेररिस्ट ही होगा, पाकिस्तानी एजेंट ही होगा। लेकिन अभी जब इतनी भारी संख्या में इतना एक डाइवर्स पॉपुलेशन आके वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, उनको दहशतगर्द कहा जा रहा है, उनको एंटी नेशनल कहा जा रहा है। तो ये जो नैरेटिव है, ये जो पूरा लेबल्स हैं, इनको लोग क्वेश्चन करना शुरू कर चुके हैं। मैं दरअसल चाहता हूँ कि उनके घरों में जब वो वापस जाते हैं, क्या कन्वर्सेशन होता होगा कि वो डीसीपी से, जॉइंट सीपी से, कमिश्नर से अपने बच्चे क्या पूछते होंगे कि ये क्यों किया आपने? कि लोकतंत्र की हत्या जो लोग बोल रहे आज हुई है, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र की हत्या 2019 में ही हो गई थी, जब दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ इब्न सीना के रीडिंग हॉल के वॉशरूम में घुस के मिनहाज की जो है आंखें ले ली। सलाम, नमस्ते, ज़िंदाबाद। मैं हर्ष मंदर हूँ और ये दाग दाग उजाला जो सीरीज़ कारवाने मोहब्बत और स्क्रोल चला रहे हैं, देश के हालात के बारे में, उसकी एक और कड़ी है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से 3 दिन पहले हम लोग जब बैठे हैं, 3 दिन पहले नौजवानों का एक सैलाब उठा दिल्ली की सड़कों पे, और संसद की तरफ उनका जो मार्च, उससे सब हम वाकिफ़ हैं। उससे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि जो नौजवान उस दिन आए और उसके बाद पिटने के बाद और भी बड़ी संख्या में जो नौजवान आते रहे और देश के हर कोने में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्या है नौजवानों के मन में, किस कारण से ये सड़कों पे निकले हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरे सामने एक सूची है कहाँ कहाँ देश के अलग अलग शहरों में इस ये जो प्रोटेस्ट है उसके समर्थन में नौजवान निकले हैं। लंबी सूची है। कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, जम्मू, धर्मशाला, जयपुर, जोधपुर, लखनऊ, प्रयागराज, उन्नाव, रामपुर, भोपाल, इंदौर, अहमदाबाद, सूरत, पटना, बिलासपुर, रायपुर, इंदौर, कोलकाता, जादवपुर, बेंगलोर, देवंगिरी, कलाबुर्गी, गुवाहाटी, आइजॉल, ईटानगर, शिलोंग, अगरतला, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, राजामुंद्री, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। और ये सूची भी अभी अधूरी छोटी है। और दुनिया भर में इंडियन एम्बेसी के सामने नौजवान भी प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ हुआ है,
कुछ इन दिनों में कुछ हुआ है। देश के नौजवान कुछ कहना चाहते हैं सरकार को, पर मुझे लगता है कि सरकार को, समाज को, अपने माँ बाप को, अपने व्हाट्सएप अंकलों को कुछ बोलना चाह रहे हैं। वो क्या है जो वो बोलना चाह रहे हैं, उसको हम समझने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ 3 ऐसे साथी हैं जिन्होंने ये जो प्रोटेस्ट हुआ था और जो चल रहा है उसमें अग्रणी भूमिका इनकी रही। दानिश अली हैं। दानिश अली पीएचडी स्कॉलर हैं जेएनयू में और जनरल सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी स्टूडेंट्स यूनियन के हैं। उनके साथ बालाजी हैं। बालाजी आइसा के प्रेसिडेंट रहे और जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के भी प्रेसिडेंट रहे। और मैंने देखा इन दिनों में जब ये आंदोलन उठा, बहुत अहम भूमिका उनकी बिहाइंड द सीन्स रही। तो बालाजी हैं। और मोहम्मद अल्फाज इज़ करेक्ट। और मोहम्मद अल्फाज हैं। मोहम्मद अल्फाज भी पीएचडी स्कॉलर हैं। आप जामिया से पीएचडी कर रहे हैं और फ्रेटर्निटी मूवमेंट के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आप लोग सबको स्वागत है। सवाल मेरा बस बहुत बहुत लिमिटेड है कि हम देखे हैं कि इतनी संख्या में नौजवान यहाँ पहुँचे और अब देश भर में निकल रहे हैं। कुछ वो कहना चाहते हैं। आपकी समझ में वो क्या कहना चाहते हैं, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, फिर वो कैसे कह रहे हैं उसके बारे में भी आगे बात करें। पर क्या कहना चाहते हैं, दानिश आपसे शुरू करेंगे। तो ये जो पूरा मूवमेंट शुरू हुआ, जी। जो पूरा सीजेपी फिनोमेना इस देश में जो शुरू हुआ, वो यहाँ से शुरू होता है कि जो हमारे देश के सीजीआई हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने इस देश के युवाओं को, छात्रों को कॉकरोच बोला, पैरासाइट बोला। और उसके बाद एक मीम की तरह ही शुरू हुआ जहाँ पे अभिजीत ने लिखा कि व्हाट इफ ऑल द कॉकरोचेस of this country unite. Lazy also, he said lazy cockroaches. तो उसके बाद से ये जो गुस्सा हम देख रहे हैं लगातार जो युवाओं के बीच में पिछले कई सालों से था, वो फूट करके सड़कों पर देखने को मिला। और जिसमें पेपर लीक का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है। और 2026 में जिस तरीके का नीट पेपर लीक हुआ, उसके बाद भी हमने देखा कि तमाम कैंपसेस में अलग अलग शहरों में हिंदुस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन ये सिर्फ 2026 का मुद्दा नहीं था। हम पिछले 12 सालों से देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक एग्ज़ाम लीक हो जा रहा है और उससे एक देश का बहुत बड़ा तबका है जो उन एग्ज़ाम्स को देता है। अगर आप नीट का ही डेटा निकाल के देखेंगे तो 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें हर साल बैठ रहे हैं। तो जब वो स्टूडेंट्स इतने महीनों की मेहनत के बाद एक एग्ज़ाम देने जाते हैं, उनके परिवार वाले कितना अपना रिसोर्सेज लगाते हैं। कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं ये सोच करके कि उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं, कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, अच्छी शिक्षा उन तक पहुंच पाए, अच्छी नौकरी पा सकें। और फिर जब एग्ज़ाम लीक होता है तो जो बिट्रियल वो परिवार महसूस करता है, वो बच्चा महसूस करता है, वो स्टूडेंट फील करता है, तो वो बिट्रियल कोई आज की बात नहीं है। वो पिछले कई सालों से इस देश का स्टूडेंट फेस कर रहा है। और जब ये सीजीआई का कमेंट आया तो उसमें जो एक कहते हैं कि एक जो पूरा बांध था वो भी टूट गया। क्योंकि एक तो पूरे देश भर में आपने शिक्षा व्यवस्था को इतना बदहाल करके रखा हुआ है, एक के बाद एक एग्ज़ाम लीक हो जा रहा है, जब छात्र सवाल पूछ रहे हैं तो आप जवाब देने को खाली नहीं है, और उसके बाद एक इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके की शर्मनाक बयानबाजी जब करता है, तब जो गुस्सा अंदर से महसूस होता है कि आप किस ऑडेसिटी से इस देश के छात्रों को, नौजवानों को कॉकरोच कह रहे हैं। तो उसकी वजह से हमने देखा कि किस तरीके से पूरा फेनोमेना स्टार्ट हुआ
दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में हमने देखा कि कैसे छात्र और नौजवान सड़कों पर आए, अपने अपने कैंपसेस में आए, अपने अपने रीजन्स में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और उसके दौरान भी हमने देखा कि बार बार जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था कि ये तो बस एक इंटरनेट का छोटा सा मीम ही है, कुछ इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं जो कि सिर्फ ऑनलाइन ही होंगे, कभी सड़कों पर निकल के नहीं आएंगे। लेकिन उसके बावजूद लगातार 6 तारीख से लोग जंतर मंतर पे पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। और मैं ये कहूँगी कि जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं, मुद्दा बिल्कुल ये है कि पेपर लीक का मुद्दा है, मुद्दा ये बिल्कुल है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, सरकार में बैठे मिनिस्टर्स अपनी अकाउंटेबिलिटी दें। लेकिन मुद्दा ये भी है कि जो पिछले कई सालों से लगातार हमने देखा कि इस देश में जो एक आइडिया है पब्लिक एजुकेशन का, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आप यूपी में देख लीजिए कि हर रोज़ कितने पब्लिक स्कूल्स को बंद किया जा रहा है, हज़ारों की संख्या में जी जी। स्कूल्स बंद किए गए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स। और उसके अलावा जो हमारे और कैंपसेस गवर्नमेंट स्कूल में तो सबसे गरीब ही अब पढ़ता बिल्कुल। है, तो आप उनके लिए आप स्कूल्स बंद कर रहे हैं और बहुत महंगे स्कूल्स बढ़ाते जा रहे हैं। बिल्कुल, मेरा परिवार खुद एक टीचिंग बैकग्राउंड से ही है, मेरे माता-पिता दोनों गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ाते हैं। और उसकी वजह से मैं हमेशा से देखती रही हूँ कि वहाँ किस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी यूनिफ़ॉर्म का खर्चा नहीं उठा जी। सकते हैं। उनके परिवार ऐसे हैं कि बहुत छोटे किसान हैं, मज़दूर हैं, दिहाड़ी की मज़दूरी करने वाले कुछ परिवार हैं, जो टिफ़िन नहीं ला सकते हैं घर से। इस तरह के स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं। और जब आप गवर्नमेंट स्कूल्स बंद कर देंगे, तो ये वही तबका होगा जो इससे अफेक्ट होगा, जो शिक्षा तक नहीं पहुंच पाएगा। और उसके अलावा पिछले कई सालों में हमने देखा, जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा पे जो खर्चा होना चाहिए वो लगातार गिर रहा है बढ़ने की बजाय। जबकि कोठारी कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो बोला गया कि कम से कम उसे 6% होना चाहिए। हम तो बहुत लंबे समय से कह रहे हैं कि उसे कम से कम 10% होना चाहिए। आज आप डेटा निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वो 2.4 समथिंग परसेंट ही बस है। और उसका इफ़ेक्ट इस देश के तमाम छात्र और नौजवान दिन-रात महसूस करते हैं। मैं जेएनयू में स्टूडेंट हूँ, साथ ही यहाँ पे जामिया के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ देश की नामी यूनिवर्सिटीज़ में गिनी जाती हैं, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर किस बदहाली में है। जी। किस तरीके से फंड कट हो रहा है, किस तरीके से जो तमाम माइनॉरिटीज़ को मिलने वाली मार्जिनलाइज़ कम्युनिटी के छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप्स बंद कर दी जा रही हैं। स्थिति हमारे कैंपसेस की ये है कि लाइब्रेरी में आप बैठकर यदि पढ़ रहे हैं तो लाइब्रेरी में आपके सर पे पंखा गिर सकता है, आपके हॉस्टल रूम में सीलिंग आपके सर पे गिर सकता है। इस बदहाली में हमारे कैंपसेस को रखा गया है। और ये जो पूरा शिक्षा को बदहाल किया गया है, मुझे लगता है बहुत डेलिब्रेट तरीके से भाजपा सरकार ने किया, जिसमें उनका उद्देश्य यही है कि पब्लिक एजुकेशन को ख़त्म किया जाए, जहाँ पे सस्ती शिक्षा है वो उसे ख़त्म किया जाए, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए। तो ये जो गुस्सा लोगों के भीतर है, वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फूट कर निकल रहा है। पर दानिश, एक और पहलू भी है जो आरएसएस का पेनिट्रेशन, मतलब सरस्वती शिशु मंदिर बढ़ाए जा रहे हैं और लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में अब आरएसएस विचारधारा के लोग रखे जा रहे हैं। क्या उसके खिलाफ भी एक रिएक्शन है आपके हिसाब से? जी, मुझे लगता है कि बिल्कुल इसके खिलाफ एक रिएक्शन ज़रूर है, क्योंकि जिस तरीके से आरएसएस ने अपना पेनिट्रेशन करने की कोशिश की है शिक्षा के क्षेत्र में स्पेसिफिकली, क्योंकि वो ये बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि अगर उन्हें लोगों का माइंडसेट को कैप्चर करना है, तो बस उसे यही अटैक करना है, तो सबसे पहले उन्हें शिक्षा पे कब्जा करना होगा। और वही हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा सरस्वती शिशु मंदिर का स्ट्रक्चर है, हर छोटे-छोटे शहरों से लेकर गाँवों तक उन्होंने इसको फैलाया। और उसके ज़रिए जो बच्चा वहाँ पे एकदम अपना बेसिक एजुकेशन शुरू कर रहा है, उसके दिमाग में धीरे-धीरे वही धर्मांधता को डालना, वही नफ़रत को डालना, वही एक दूसरे से एक अपने आप को अलग मानने वाली आइडियोलॉजी को डालना, वो हमेशा से उन्होंने शुरू किया। और इसलिए जब हम कहते हैं कि भाजपा सरकार जब पावर में आई, उसके बहुत पहले से उन्होंने अपना ग्राउंड, अपना इस सब की फाउंडेशन तैयारी की है। इसी तरह उन्होंने बनाया। और इसलिए हम देख रहे हैं कि आज वो इतने मजबूत क्यों हैं? क्योंकि फाउंडेशन उन्होंने वहाँ से बनाने की कोशिश की। और एक पूरी पीढ़ी 2 पीढ़ियों पे काम किया है और अब मदरसा को भी बंद कर रहे हैं, तो एक तरह का एकाधिकार एक विचारधारा की रहे। बालाजी, आप देख रहे थे, आप उसके केंद्र में थे इस पूरे आंदोलन के दौरान। शिक्षा से संबंधित जो ये सारी बातें जो दानिश ने कही, ये इस कारण से नौजवान आए, लेकिन और भी क्या कोई कारण थे?
जिस एलपीजी रिफॉर्म्स को लेके हमने सेलिब्रेट किया, जिसकी वजह से एक मिडिल क्लास हमारे देश में बनी थी, उसके लिए एक वादा दिया था कि आपको फ्री एंड फेयर एक्सेस होगा शिक्षा के लिए। जी। पब्लिक को ख़त्म होने दीजिए, कोई बात नहीं, प्राइवेट में आपको मौका मिलेगा, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, तरक्की होगी। ये जो लिबरलाइजेशन की पूरी ढांचा जी। एक वादे के साथ था कि आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए। मैं साउथ से आता हूँ, ये सपना हम पैदा होने से पहले हमारे दिमाग में ठूस दी जाती है कि आपको बनना है तो इंजीनियर बनना है, नहीं तो डॉक्टर बनना है, क्योंकि वो या आईएएस वो हम लोगों की तरफ उतना नहीं है जितना इंजीनियरिंग और ये वाला है। बट नॉर्थ इंडिया में खासकर जो गवर्नमेंट जॉब्स को लेके जो सिक्योरिटी है, मैं उस वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ सिक्योरिटी, वो ज़्यादा है। अब इस पूरी व्यवस्था केंद्रित है एग्ज़ाम पे, और जब तक वो एग्ज़ाम फेयर है, लोगों को लगता है कि ठीक है हम फेयरली हार गए, इसको जो सीट मिला उसने अच्छा स्कोर किया, हम नहीं कर पाए। जब वो व्यवस्था एक बार टूटती है, गलती हो सकता है, दूसरी बार टूटती है, हो सकता है कुछ ठीक करने की, बट जब वो बार बार टूटने लगता है, एक शब्द हम यूज़ करते हैं, क्रिमिनल सिंडिकेट। एग्ज़ाम पेपर लीक इस देश में क्रिमिनल सिंडिकेट बन गया। अब आप सोचिए, मैं बहुत गंभीर रूप से सोचा हूँ इस बात को, क्योंकि जब उस प्रोटेस्ट साइट पे रहता था दिन भर, जब हमारे साथी भूख हड़ताल पर रहते थे, क्यों माँ बाप आके माफ़ी मांगे, क्यों इतने सारे माँ बाप इस आंदोलन में शामिल हुए हैं और कह रहे थे कि हमने गलती किया, हमने भाजपा को वोट किया। क्यों ये बदलाव उनके मन में आई? एक, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत किया, मेरे भाई को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत किया, सब लोगों ने मेहनत किया, वो सारे कष्ट को उठाने के लिए तैयार होते हैं एक ही वादे पे, क्योंकि मेरे बेटे या बेटी का या बाकी लोगों की भविष्य ठीक हो। बट जो वो भविष्य को टूटते हुए देखते हैं ना, वो जिस चीज़ के लिए जीते हैं, जब वो टूटते हुए दिखता है, उनसे सहा नहीं जा रहा है। ये एक वजह है जो मुझे लगता है कोई मेन स्ट्रीम मीडिया या कोई मीडिया ने इसको इस रूप में देख ही नहीं पाया कि सपनों का टूटना, और सरकार के खिलाफ गुस्सा नहीं है, बिट्रेड फील कर रहे हैं, और इसीलिए लोग माफ़ी मांग रहे हैं कि हमारी वजह से आपको लड़ना पड़ रहा है, हमने गलती किया, पहला चीज़। दूसरा, ये जो और प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है, मैं एक मिनट रोकना चाहता हूँ। एक आप लोगों ने शिक्षा की बात की, मुझे लगता है रोजगार, जॉब्स, क्योंकि ये पूरा जो लिबरलाइजेशन था उसमें ये कहा गया था कि कुछ लोग अमीर होंगे, क्या आपको फ़र्क पड़ता है, बहुत सारी नौकरियां सबके लिए होंगी, वो नहीं हुआ है, ये भी एक कारण है। बट वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट जिस आधार पे, अब जैसे रोजगार, आपने बोल दिया कि आप आत्मनिर्भर बनिए, एलपीजी का पूरा निर्माण इस बात पे है कि आप आत्मनिर्भर रहिए, तो आप अपना नौकरी करिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, मकान बनाइए, कुछ भी करिए, आपके पास धन दौलत और इज्जत है। जब वो एक्सेस खत्म होगा, रोजगार पाने का मौका भी आपकी गई, रोजगार मिलने का वो पूरी ढांचा है, वो तो टूट ही रहा है, उस पर तो ऑलरेडी आंदोलन बहस हो रही है। बट जो फलक्रम जिसको प्रोवाइड करता था, वो जब उस पर सपना टूटा, ये बड़ा गुस्सा उस हिस्से में, इतने सारे लोग आके रोते थे, और वो रो नहीं रहे थे, वो होपलेस फील कर रहे हैं, एंड उनको लग रहा है कि शायद हम आके अपने दुख को, जो भूख हड़ताल पे बैठे थे, दानिश थी, नेहा, मनीष, आमीन, ऋषिकेश, दीपक, और उसके अलावा भी ढेर सारे साथी बैठे थे, उनको लगता था कि इन छात्रों को बोलेंगे तो ये पीछे नहीं हटेंगे, लड़ते रहेंगे। नहीं, और आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि गुस्सा नहीं है, बिट्रेयल है, सेंस ऑफ बिट्रेयल है जी। और ये बिट्रेयल उस डेमोग्राफी के लिए, और मैं उस डेमोग्राफी के बारे में बात एक्चुअली करना चाहता हूँ। आप देखिए, मीडिया के एवोल्यूशन में भी मैं मोटा मोटा थियराइज एक तरीके से किया हूँ। एक न्यूज़पेपर जनरेशन है, एक टीवी जनरेशन है, एक सोशल मीडिया जनरेशन है, और इस सोशल मीडिया जनरेशन में एक व्हाट्सएप जनरेशन है, एक इंस्टाग्राम जनरेशन है। पहले जब आंदोलन होते थे, न्यूज़पेपर में आते थे, लोगों को पता चलता था, इतना भीड़ आई, ये चीज़ हुई, और हम पैम्फलेट्स बांटते थे। टीवी आई, टीवी में विजुअल्स दिखते थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट एक तरीके से टीवी का एक बड़ा आंदोलन बिल्कुल था। बिल्कुल। जिस दौर में हमने स्टूडेंट एक्टिविज्म किया, कोविड से पहले तक, वो टीवी का पीक था।
और उसी टाइम ये सोशल मीडिया का व्हाट्सएप जनरेशन जिसको हम कहते हैं वो बूम किया, एंड बीजेपी की कंप्लीट कंट्रोल थी इस पे, क्योंकि जब व्हाट्सएप आया बीजेपी ने इसको अडॉप्ट किया और उन्होंने अपनी पूरी राजनीति इसमें फैलाया। बट जो चीज़ उन्होंने उम्मीद नहीं किया कि व्हाट्सएप जनरेशन के बाद जो लोग आए, स्नैपचैट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये लोग बीजेपी के हेट पॉलिटिक्स में नहीं पैदा हुए हैं, और ये लोगों की शिक्षा बीजेपी के एजुकेशन व्यवस्था में हुई। इनको कांग्रेस गवर्नमेंट कैसे रहती है मालूम भी नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल। आप मैं सोचता हूँ कि 20 साल का अगर लड़का या लड़की हैं, इन्होंने 12 साल तो यही सरकार यही देखी, सरकार में बीता है। जब से दुनिया को समझने उन्होंने यही देखा है। कांग्रेस सरकारें नहीं देखी हैं, और हमारी पीढ़ी ने जिन्होंने मतलब नेहरू को देखा है और एक आइडियलिज्म का फेज देखा है, वो तो सवाल ही नहीं है। तो उनका उठना और भी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट उसके है पीछे ना। ये भी वजह है कि ये जनरेशन जब ग्रो हुआ, उनके जीवन में जो सोशल मीडिया करवाता है, कंटेंट बनवाना, एंजॉय करना, मजाक करना, मीम कल्चर जिसको हम कहते हैं, वो मीम कल्चर ये सारा दुनिया में जो एक तरीके से सैडनेस है, होपलेसनेस है, उनको लगता है इससे हम उठने के लिए हम कुछ करते हैं। इसलिए आप देखिए इस प्रोटेस्ट में मेरे लिए ह्यूमर इज द बिगेस्ट ह्यूमर इज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजर। स्टार्ट ही हुआ ह्यूमर से। स्टार्ट ही हुआ ह्यूमर से। मैं पुलिस और जिंदा भी है ह्यूमर से, पिट रहे हैं लेकिन फिर भी ह्यूमर है कि हाँ। क्या वो गाना उन्होंने कहा कि पुलिस वाला लाठी सिखाओ या कुछ, बहुत सारे गाने हैं, लड़कियां नाच रही हैं, लड़कियां नाच रही है। बल्कि आप ये देखिए ना, लोग पुलिस ब्रुटैलिटी हुआ उस पर ढेर सारा चर्चा हो रही, होनी चाहिए, बट उस पुलिस ब्रुटैलिटी को कवर किसने किया? आपके इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स जो जर्नलिस्ट हैं, टीवी मीडिया ने नहीं किया। उन्होंने प्रिंट मीडिया तो दूर की बात है, और वो डायरेक्ट विजुअल्स, पहला चीज़। दूसरा, अब जब वो क्रैकडाउन हो रहा था, क्रैकडाउन होने के बाद कौन एक दूसरे को बचाया? यही लोगों ने एक दूसरे को बचाया। तीसरा, अब हो गई, किसी को लाठी पड़ी, किसी को पड़ा, वो दुखी नहीं हुए हैं, वो एक दूसरे का सहारा यूज करके उसको मजाक बनाया। जैसे 2-3 मेरे सबसे फेवरेट रील है। तय करना कौन सा फेवरेट है मुश्किल है, बट ये सबसे ज़्यादा है, खासकर क्योंकि जब आप व्हाट्सएप अंकल के जिक्र आपने किया, ये लोग जो महिलाएं आंदोलन में आ रही हैं, वो सरकार के खिलाफ अकेले विरोध में नहीं है। वो जो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर अपने घर में भी बना हुआ है, व्हाट्सएप पे बना हुआ है, उससे भी विरोध में, इंस्टाग्राम में लिबरेटेड फील करते हैं। और जब वो दिल्ली के सड़कों पे आ रहे हैं ना, वो खाली स्टेट से नहीं लड़ रहे हैं या सरकार से नहीं लड़ रहे हैं, वो जो पूरी वैल्यू सिस्टम उनको सिखाया जा रहा है कि आप लड़ नहीं सकते हैं। माँ बाप की जो आइडियोलॉजी है जी, इसीलिए जब पुलिस खड़ी होती है, आप देखिए ढेर सारा आपको रील मीम दिखेगा जो पुलिस के पास जाके कह रहे हैं, पुलिस अंकल आप आज तो हमको नहीं मारोगे ना, हम आज चप्पल पहन के आए हैं, थोड़ा लिप ग्लॉस लगा रहे हैं। वो जो सारा स्टीरियोटाइपिंग एक महिला को लेके या वुमेन को लेके समाज में बनी जाती है, वो उसको प्रोटेस्ट में रह के तोड़ रहे हैं। आप देखिए जंतर मंतर की बात हम करते हैं, मुझे लगता है टोल्स्टॉय मार्ग, सीपी, जनपथ, पार्लियामेंट स्टेट की भी बात हमको करनी चाहिए। वहाँ पे तो रात को लोग पार्टी कर रहे हैं, कार्निवल कर रहे हैं। आई कॉल इट द कार्निवल ऑफ डेमोक्रेसी। पीपल हैव रिक्लेम्ड द स्ट्रीट्स फॉर सेलिब्रेटिंग रेसिस्टेंस एंड सेलिब्रेटिंग रेसिस्टेंस इन अ वे दे नो, एंड दे आर नॉट गोइंग बाय एनी रूल्स दैट हैव बीन सेट फ्रॉम द पास्ट कि आपको प्रोटेस्ट करना है तो यही नारा देना है। जो भाषा वो जानते हैं, आप अग्री करेंगे डिसएग्री करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। समाज के अंदर बदलाव नहीं होगा तो भाषा भी उसी तरीके से रहेगा। उसी भाषा में वो अपना विरोध को दर्ज कर रहे हैं। दर्ज ही नहीं, जिस भाषा में वो चीज़ों को सेलिब्रेट, कोई रैप गा रहा है, रैप के सामने कोई नाच रहे हैं, और कोई मोदी का मास्क लगा के कह रहे हैं कि मुझे मारो क्योंकि मैंने गलती किया है, या कोई अलग अलग क्रिएटिव तरीके से चीज़ों को कह रहे हैं कि अब जैसे एक ये ट्रेंड बन गया, जो मास्क पहन के कोई जा रहा है, कोई पूछ रहा है कि सब खुले में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मास्क पहन के क्यों आए? बोलते हैं हम शर्मिंदा है क्योंकि हमने मोदी को वोट किया। सो दे टर्निंग एवरीथिंग इनटू, एंड सरकार इसको कैसे रोक पाएगा? आप डंडे चला देंगे, लाठी चला देंगे, टीयर गैस चला देंगे, किसी को जेल में डाल देंगे,
अभी एनएसए की खबर भी आ रही है, जी। आप किसी को एनएसए में बंद कर देंगे, बट आप हंसने से कैसे रोक पाएंगे? ये प्रोटेस्ट हंसने की आज़ादी की है और जीने की आज़ादी है, और अपने जीवन को जैसे जीते हैं उसी हिसाब से प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है। इसीलिए कई लोगों को पच नहीं रहा है, इस पे सवाल उठ रहे हैं, लेजिटिमेसी की क्वेश्चन आ रही है। मुझे लगता है अब ये प्रोटेस्ट जिस रूप में, जिस प्लेटफॉर्म से शुरू हुई, उससे आगे बदल गया, और इसको बहुत आगे बढ़ बहुत गया है। आगे बदल गया। अब इसको आप एक जन आंदोलन के रूप में देखिए, जब जनता तय कर रही है कि आपको क्या करना है। जैसे नेता तय करता है कि जनता को क्या करना है, बट यहाँ पे सच में जनता तय कर रही है कि उनके लीडरशिप को करना क्या चाहिए। अल्फाज, मैं थोड़े से और थोड़ा मुश्किल दिशा में ले जाना चाहता हूँ इस बातचीत को। बहुत मतलब सोशल मीडिया वाज फुल ऑफ मेनी कमेंट्स। मैंने जब ये नौजवान आयशा के टेंट में जो फास्ट कर रहे थे, मैंने उनसे मिला, फिर मैंने उनके बारे में लिखा। तो एक वेरी पेनफुल ऑब्जर्वेशन, किसी ने कहा कि बाकी सब का ठीक है, आमीन नाम का लड़का क्यों फास्ट कर रहा है। और फिर आगे उसने लिखा, मत कर छोटे भाई, मत कर, बाकी तो फिर भी बच जाएंगे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। यू नो, दिस इज़ वन। द रियलिटी, बहुत लोग मुझे बताए कि ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी के जो नौजवान थे, उनको कहा गया कि बच के रहना। माँ बाप भी कह रहे थे कि तुम नहीं जाओ, पर उसके बावजूद भी वो शामिल हुए और पूरी शिद्दत के साथ शामिल हुए। बहुत हद तक जो बीजेपी का बिगेस्ट सपोर्ट रहा है वो नौजवानों में रहा है। तो यही इसमें से अधिकांश लोग जो आए होंगे वो शायद बीजेपी के लिए वोट किए होंगे। एक लड़के ने वो कहा था ना कि अच्छा है कि मेरी ये उंगली टूटी है, क्योंकि इसी उंगली से मैंने कमल का बटन दबाया था। पर एक तरह से वही नौजवान देख रहे हैं और उनको खुशी है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, दलित, सब आदिवासी, सब लोग मिल के इकट्ठा खड़े हैं। ये एकता अचानक बनी है। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि ये पहला छात्रों का जन आंदोलन नहीं है। पहला छात्रों का जन आंदोलन 2019 और 20 में हुआ था, और मैंने जामिया में देखा जो, और वहाँ जिस तरह से बच्चों को लाइब्रेरी के अंदर पीटा गया, जिस तरह से उनको पर अलीगढ़ भी मैं गया था। एक्चुअली वी डिड द फर्स्ट फैक्ट फाइंडिंग ऑन इन अलीगढ़। वहाँ स्टेम बॉम्ब्स जो एक्चुअली टेररिस्ट को आपको अपने हाइड आउट से निकालने, वो उन्होंने बच्चों के हॉस्टल रूम्स में फेंके थे। मतलब जिस हालत में ये किया था। तो ये क्या ये दर्द नहीं है कि उस वक्त भी जब नौजवान खड़ा हुआ था, हम क्यों अकेले थे? ये भी उस वक्त क्यों नहीं उठी? क्या ये सवाल भी उठता है आपके मन में? जी, आई मीन आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया, और इसकी शुरुआत मैं, जो सीजीपी के फाउंडर है अभिजीत दिपके, उनका स्टेटमेंट है जहाँ पे वो छात्रों को एक होमोजेनाइज तरीके से देख रहे हैं, और वही एक बेसिस है इस आंदोलन का, जो कि मेरी नज़र में एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुस्लिम क्वेश्चन मिसिंग होता है। बिल्कुल। मुस्लिम क्वेश्चन, दलित क्वेश्चन, एक कम्युनिटी कोई भी हो, चाहे छात्रों की हो, चाहे वर्कर्स की हो, कभी भी होमोजेनाइज नहीं हो सकती है। उसमें हर वर्ग के इंसान होता है, और हर वर्ग की पीड़ा भी अलग होती है। हैविंग सेड दिस, कि आप पूरे आंदोलन को, अब ऐसा नहीं है कि ये शिक्षा के खिलाफ पहला आंदोलन है, पहले भी होते हुए लेफ्ट में काफ़ी आंदोलन किए हैं, फेडरलिटी मूवमेंट काफ़ी आंदोलन किए हैं। वो एक लार्जर क्वेश्चन, एक जो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है उसके खिलाफ होता है कि पूरा एनडीए को रद्द करो। और कहाँ सीजेपी उस क्वेश्चन को सिर्फ एक इंसान के ऊपर लेकर आई है,
वो हमें ही मालूम और आपको ही मालूम है कि द बैड विल बी रिप्लेसिंग द वर्स्ट। जी। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल जो है एक वो मुस्लिम क्वेश्चन का है। उसमें अगर आप स्कॉलरशिप की बात करें जी। मिसाल के तौर पे, स्कॉलरशिप बिल्कुल बंद हो गए मानव हैं। स्कॉलरशिप जो जी। एक मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए थी उन्होंने वो बंद कर दिया। हम्म। और जो माइनॉरिटी स्टेटस है अलीगढ़ का, हम्म। जामिया का, वो जो है बिल्कुल एकदम आखिरी लेवल पे। एक्चुअली जो स्कॉलरशिप्स बंद किए हैं, आई फील टू द मुस्लिम कम्युनिटी एक पीढ़ी के बाद शायद सबसे बुरा असर, बहुत कुछ हुआ है इस दौर में, लेकिन सबसे बुरा असर शिक्षा पे होगा। बिकॉज डेटा ये दिखाती है कि हर कम्युनिटी, दलित और आदिवासी के भी हायर एजुकेशन में मतलब इंक्रीज़ हुआ है। मुस्लिम कम्युनिटी ही पिछले दशक में डिक्रीज़ हुआ है। तो ये सवाल भी है ना। इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें छोटे से मतलब एक नट शेल में, ब्रेटन वुड्स सिस्टम जब गिरता है 1970 के दशक में, ठीक है, तो नियोलिबरलिज्म उसको टेक ओवर करता है। ठीक है, उसमें एक नियोलिबरलिज्म में क्या होता है कि स्टेट जो है, जो स्टेट एज अ बॉडी, वो टेकर की जगह एज अ रेगुलेटर बन जाता है। स्टेट जो है वो रेगुलेट करेगा, प्रोवाइडर नहीं होगा। हाँ हाँ, मतलब प्रोवाइडर की जगह जो है वो रेगुलेटर हो जाता है। वो स्टेट रेगुलेट करेगा कि आपका करिकुलम स्कूल में और आपके विश्वविद्यालय में क्या होगा, क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, किसको स्कॉलरशिप मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। तो ये एक बुनियादी बेसिस है जहाँ से माइनॉरिटी तबका एक और ज़्यादा डिप्रेस स्टेज में आ गया है। और मदरसा में फर्स्ट चॉइस नहीं है मुस्लिम्स का, कहते हैं जस्ट 4%, लेकिन जहाँ और कोई विकल्प नहीं है वो मदरसा में जाते थे। अब मदरसा का भी सपोर्ट पूरी तरह से उन्होंने बंद कर दिया। बात करें मदरसे बोर्ड से स्क्रैप किया है, दैट इज टोटली अगेंस्ट आर्टिकल 30। संविधान आज़ादी देता है कि एक रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अपने अपना इंस्टीट्यूशन खड़े कर सकता है, तो उसका भी वॉयलेशन है। तो हम ये थ्योरेटिकल चीज़ इस मूवमेंट पे लाके अगर रखते हैं, ठीक है, कि स्टेट रेगुलेट कर रहा है, तो ये आंदोलन भी एक तरीके से जो सीजेपी क्वेश्चन है वो भी रेगुलेट कर रहा है कि हम कौन सवाल लेंगे, कौन सा नहीं लेंगे। मिसाल के तौर पे एक यहाँ पे सवाल आ रहा है अकाउंटेबिलिटी का, सबसे मेन सवाल है अकाउंटेबिलिटी का है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के सामने सबसे बड़ा सवाल एक्सेसिबिलिटी का भी है, किसको क्या चीज़ एक्सेस है। वहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है वो उन लोग की डिमांड, वो एज्यूम किया हुआ है कि ये पर्टिकुलर, एज्यूम नहीं मतलब एक स्टूडेंट कम्युनिटी उस इंस्टीट्यूशन के अंदर पहुंची हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो धकेला हुआ है, और इसलिए दलित भी बहुत ज़रूरी है इस कहानी में। दलित एंड मुस्लिम बोथ, वो उनको एक्सेस ही नहीं है, एग्जाम हॉल तक पहुंच भी नहीं पा रहे। इसी नीट परीक्षा जब हो रही थी, एक बैंगलोर का किस्सा है कि एक हिजाब वाली लड़की को एंट्री नहीं मिली बिकॉज ऑफ हर हिजाब। तो एक मुस्लिम क्वेश्चन जो है, एक दलित क्वेश्चन जो है, वो बहुत ज़्यादा इसमें एक निगलेक्ट तरीके से देखा जा रहा है। एक इसमें पहलू ये है। तीसरी चीज़ हम देखते हैं इस आंदोलन में कि रेशियल प्रोफाइलिंग होती है। कि मिसाल के तौर पे अभी मैं कल की परसों की बात है, हम जामिया से इधर आ रहे हैं तो 2 बैरिकेडिंग हुई है, एक जामिया इस्लामिया के बाहर, एक निज़ामुद्दीन बस्ती के बाहर। वहाँ पे स्टूडेंट्स जो ग्रुप में जा रहे हैं तो उनको रोक के वहीं डिटेन किया। ऐसा काफ़ी साथी निज़ामुद्दीन में डिटेन हुए, काफ़ी कॉमन स्टूडेंट्स जो है उनको, मतलब आप ये देखिए कि आप एक आइडेंटिटी को निगलेक्ट नहीं कर सकते किसी प्रोटेस्ट में। आपको जो है डिटेन किया जा रहा है मुस्लिम क्वेश्चन पे, अब मुस्लिम बस्तियों के बाहर जो है वहाँ पे डिटेन कर रहे हैं। जब मुझे उठाया गया 20 तारीख को, तो सबकी तरह मुझे भी लाठी पड़ा सड़क पे। जब मुझे बस के अंदर बंद किया तो बस को बंद करके 2 पुलिसकर्मी आते हैं विदाउट बैज, उसमें से एक का बैज होता है और एक का नहीं होता है। वो कम्युनल स्लर्स पास करते हैं, मुल्ला, कटुआ और भी तमाम गालियाँ बक के उन्होंने बुरी तरह मारा, ठीक है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी। उससे पहले वो पुलिस वाला होते हैं दाढ़ी वाले को बाहर निकाल, पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी। तो सवाल जो है एक मुस्लिम कम्युनिटी का, फ्रॉम एक्सेस टू द एजुकेशन, फ्रॉम प्रिविलेज ऑफ लिविंग एंड प्रिविलेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोटेस्ट,
तो कहीं ना कहीं वो जो लोग सवाल, जो आपका सवाल है आमीन के ऊपर, लोगों का सवाल जायज़ है, लोगों के अंदर डर है, वो लोगों ने झेला हुआ है। 2019 में जो आंदोलन हुआ है, बिल्कुल, वो लोग अभी भी जेलों में हैं। वहाँ पे आप पुलिस ब्रुटैलिटी देखेंगे। इनफैक्ट आपने कहा आप अलीगढ़ गए, अलीगढ़ को इतना कवरेज मिला नहीं बिकॉज दैट वाज नॉट द दिल्ली सेंटर ऑफ। नहीं, अलीगढ़ वाज हॉरिबल। हाँ जी, बिल्कुल। अलीगढ़ ज़्यादा और ज़्यादा झेला जामिया से, कवरेज नहीं मिला इसको। तो सवाल ये है कि आप एक ऐसी सरकार का सामना कर रहे हैं जो एक विचारधारा लेकर चल रहा है, आप उसके सामने एक ऐसा मॉडल लेकर आ रहे हैं जहाँ पर आइडेंटिटी क्वेश्चन बिल्कुल ही गायब है, तो वो एक अनइक्वल रेजिस्टेंस है। वहाँ पे आप जो बात कर रहे हैं उसमें एक पर्टिकुलर समुदाय है जो ऑलरेडी एक्सेसिबिलिटी है उसे, लेकिन उस समुदाय का क्या होगा जिसको एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जिसको धर्म के नाम पे जिसके discrimination हो रहा है। एक्सेसिबिलिटी एक्चुअली कम की जा रही आपको है। छोड़िए जिस इस मुस्लिम कम्युनिटी में जिसको एक्सेसिबिलिटी है भी, जम्मू का आप मेडिकल कॉलेज का आप उदाहरण ले लें, वहाँ पे आंदोलन कम्युनिटी के लोग करते हैं, हिंदुत्व कम्युनिटी के लोग करते हैं कि भाई इस कॉलेज को बंद करो, क्योंकि ज़्यादातर जो एंट्रेंस एग्जाम जो क्रैक किया मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। आप मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी को देखिए, तो आप एक आंदोलन चला रहे हैं जिसको जन आंदोलन बोल रहे हैं, उस जन में मुस्लिम जन कहाँ है, उस जन में दलित जन कहाँ है, उस जन में आदिवासी जन कहाँ है। जब आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं, ठीक है, तो जो जस्टिस वर्ड है सोशल जस्टिस में, वो निर्भर करता है कि आप सोशल किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, समाज को किस तरीके से देख रहे हैं। उस आपकी परिभाषा में सोशल में अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं होगा, उसी की वजह से जस्टिस मिलेगा मुस्लिम कम्युनिटी को, वो आप देख रहे हैं। अल्फाज, ये बहुत ज़रूरी है एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रैक्चर्स ऑफ दिस मूवमेंट एज वी गो फॉरवर्ड। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुस्लिम नौजवान बहुत उत्साह के साथ इससे जुड़े। क्यों? कि मुसलमानों को मालूम है कि अगर वो सिर्फ अपने मिसाल के तो शाहीन बाग लेते हैं, आप सबको मालूम होगा, और जो भी लोग ये शो देखेंगे, कोई मुसलमान बच्चा शाहीन बाग 2.0 शुरू करना चाहे, उसका क्या हाल होगा आप? ये सही है। ठीक है, आप उनको दिख गया कि चलो जंतर मंतर का जो स्टेज के आसपास वाला एरिया है। अभिजीत, अगर मुस्लिम होते तो क्या होता हाल? देखिए, सवाल यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू का नहीं है, सवाल बालाजी यहाँ बैठे हैं, ठीक है, जो अभी आयशा की ऑल इंडिया अध्यक्ष नेहा, वो भी हिंदू है, लेकिन उनके साथ आमीन भी बैठे हैं। आयशा ने तो नहीं बोला है कि भाई कि अब क्या बोलते हैं हम मुसलमान बच्चे को नहीं, बिल्कुल बराबरी के एहसास। लेकिन सीजेपी साफ साफ बोलता है कौन सा नारा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। सीजेपी साफ साफ बोलता है कि आप अब कौन कौन पंडाल यहाँ से लगा सकता है, कौन पंडाल नहीं लगा सकता, ये बैकएंड में चल रहा है सब। तो एक जो प्रॉपर माइनॉरिटी क्वेश्चन है, मुस्लिम दलित क्वेश्चन, ठीक है, वो ये सीजेपी मूवमेंट से बिल्कुल ही गायब है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगी, आमीन एक्चुअली कम्स फ्रॉम अ सिख फैमिली। या सो दैट बट वो आमीन जैसे उन्होंने, आई आल्सो रियलाइज दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि उन्होंने उनको लगा कि ये मुस्लिम होंगे और इसलिए उन्होंने ये बात कही। So I just it broke my heart to that he said this and he said it बहुत प्यार के साथ। वो कह रहा था छोटे भाई मत कर मतलब वो बोल रहा था। मैं इस पे बस थोड़ा डिफरेंस है मेरी, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, कम्युनलिज्म सोसाइटी में है, नो डिफरेंस, आई मीन देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। सही है। नफरत की राजनीति चल रही है, चली है 12 साल से। 12 साल से सरकार की आइडियोलॉजी नफरत की राजनीति है, जिसको हम फासिस्ट गवर्नमेंट कहते हैं। वो अदराइजेशन करता है, सिख होगा खलिस्तानी बोलेंगे, मुस्लिम होगा आतंकवादी बोलेंगे, ईसाई होगा आप उसको कन्वर्जन के नाम पे क्या कई तरीके चीज़ें, राइस बैग कन्वर्ट। बट मेरा एक चीज़ पे मैं ले आना चाहता हूँ। जब अभिजीत दीपके खुद दलित है, अंबेडकर को मानते हैं, जब वो जिस दिन आए आंदोलन में, उसका पहला भाषण और दूसरे वाक्य, मैं चाहता हूँ कि सब लोग वापस उधर जाए, उसको सुने। बोला कि ये हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं चलेगी, हम इसके खिलाफ हैं। और वो बात
इस तरीके के आंदोलन में शुरू करना, हम्म। आप कोई भी चीज़ को आइसोलेशन में नहीं देख सकते, रिलेटिविटी में देखना। आज के वक्त में कोई कह देना हिंदू मुस्लिम बराबर है, हम्म। हिंदू सिख बराबर है, जी। हिंदू ईसाई बराबर है, वो कोई कम क्रांति की बात नहीं है। और इस बात पे टिके रहना, इस इतने दिन आंदोलन में बार बार कहना, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बाकी सारे कमी कमजोरी है उसको दूर की बात नहीं कह रहा हूँ, बट इस आंदोलन में ये कहना कि हम स्टूडेंट हैं, हमारी आइडेंटिटी एज अ स्टूडेंट है। तो अल्फाज जो ये जो कह रहे हैं कि होमोजेनाइजेशन, इस स्थिति में इट वाज आल्सो अ थिंग ऑफ इक्वालिटी एंड यूनिटी, यस, एंड इस कारण से मुस्लिम छात्र भी इसका हिस्सेदार अपने आप को उन्होंने माना। ये तो सही है, आई गेस, नहीं? आप सहमत हाँ, होंगे? मैं सहमत हूँ। यही आर्गुमेंट जो बालाजी ने बोला, जो अभिजीत जी को रेफर करते हुए, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। अगेन हम थ्योरेटिकली इसको अगर एनालाइज करें, व्हेन यू यूज द वर्ड हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स, किस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है? कम्युनलिज्म। ये हम सब जानते हैं। अगर आप थ्योरेटिकली देखें, इरफान अहमद साहब की बहुत खूबसूरत किताब है अलजेब्रा ऑफ वारफेयर एंड वेलफेयर, उसमें वो उन्होंने वर्ड कॉइन किया, डिक्टो थ्योरी जिसे बोलते हैं। उसमें वो डिफरेंशिएट करते हैं रायट, जेनोसाइड, उसमें क्या फर्क होता है शब्दावली में उसके। उसमें ये कह रहे हैं व्हेन यू यूज द वर्ड, अब जब हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं तो आप हिंदू और मुस्लिम को सियासत में बराबर के हिस्से में देख रहे हैं। और यहाँ पे जो अभिजीत के साथ रेफर कर रहे हैं, कम्युनलिज्म में बराबर की हिस्सेदारी में देख रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है। स्पेशली 2014 के बाद जो कम्युनलिज्म हो रहा है, जो जेनोसाइड हो रहा है, जो दंगे हो रहे हैं हिंदू की तरफ से हो रहे हैं, वो हिंदुओं की सियासत मुझे नहीं लगता कि अभिजीत की बात ये थी। अभिजीत की बात नहीं। दरअसल इस कॉन्टेक्स्ट से थी कि जो सरकार जिस नफरत की राजनीति को फैला रहा है उससे हम अलग हैं। उससे अलग है। बस उसकी इट्स अ वेरी लिमिटेड एंड अ ब्रॉड पॉइंट ही मेक्स एट दैट पॉइंट। आई हैव अ फीलिंग दैट, मतलब मैं जो आप जी। दोनों की बातों से, तीनों की बातों से ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम नौजवान, दलित नौजवान भी एक अलग किस्म की पीड़ा भी लेके जी रहे हैं। उस पीड़ा को शायद इस आंदोलन में अभी जगह वो मिली नहीं है जो मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें बराबर से इस लड़ाई में हिस्सेदार माना गया है, जो अपने आप में भी महत्वपूर्ण है। आई थिंक और जब पिटे तो किसी ने ये नहीं देखा कि कौन मुस्लिम है, कौन दलित है, कौन ये स्टूडेंट को बचा रहा था। ये भी सही है। तो आई फील दैट वी नीड टू एक्नॉलेज दिस इज, ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है in recent times. So I think that after a very long time are we seeing a movement where Muslim minority and Dalit and Adivasi are seen as equal partners in this battle. मूवमेंट स्टार्ट होती इक्वालिटी के प्रिंसिपल से शुरू हुआ और उसको कंटिन्यू करता है। जैसे आपने मुस्लिम, दलित, आदिवासी की बात बोला, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा संख्या अगर इस प्रोटेस्ट में कोई है वो आपके ओबीसी दलित सबसे ज़्यादा, और उससे भी बड़ा संख्या जिसके बारे में कोई चर्चा उस तरीके से हो नहीं रही, महिलाओं का तो आई मीन दिस इज एक्चुअली इवॉल्व्ड इनटू अ वुमन लेड प्रोग्राम इन आंदोलन, जैसे शाहीन बाग भी खुद डेवलप हुआ था एज अ वुमन लेड प्रोग्राम। और इसमें इतने सारे उदाहरण, कास्ट आइडेंटिटी पे भी जरूर जा रहे हैं, जानी भी चाहिए क्योंकि समाज जाति पे बटा हुआ है, बट उस जाति से भी जुड़ा हुआ एक बड़ा शोषण महिलाओं का हर समाज में होती है। और कोई भी आंदोलन पूरी नहीं हो पाती बिना महिलाओं का। और अगर महिलाएं नेतृत्व नहीं लेंगे और नेतृत्व में नहीं रहेंगे, कोई भी आंदोलन ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता। और आप देखिए इस आंदोलन में कितने सारे महिला अपने आप को, आई मीन आई विल नॉट कॉल देम एज लीडर्स बट वॉइसेस ऑफ द पीपल, विद कॉन्फिडेंस उन्होंने अपना स्पेस रिक्लेम किया। उनका भी एक्सक्लूजन था ना, उस एक्सक्लूजन का उन्होंने सामना इस स्पेस को यूज़ करते हुए। मैं एक सवाल था कि क्यों लड़ रहे हैं, दूसरा सवाल एक्चुअली ये कैसे लड़ रहे हैं, इस पे भी कुछ बातचीत हो। मुझे 2-3 चीज़ें बहुत स्ट्राइक किए। एक जिसकी बात पहले भी हुई है वो है ह्यूमर, सैटायर,
दैट वाज ये एक तरीका है। दूसरा एक सेंस ऑफ सेलिब्रेशन, पिट रहे हैं लेकिन मजाक भी कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं। और तीसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो किसान आंदोलन में मुझे पहली बार दिखा था ऐसा आंदोलन जहां आप 2 कदम जाएं और कह रहे हैं कि आप ये खा लीजिए, मैं कुछ दे रहा हूं आपको, ये कभी भी मतलब इट वाज एक सेंस ऑफ गुडविल। और हमारी उम्र कुछ ज़्यादा दिखती है तो उनको थैंक यू अंकल आप आए और कुछ ये कर रहे हैं, आप ज़रूर खाइएगा ये कुछ। और मजाक भी, एक केला किसी ने दिया तो मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं केला नहीं खाना है। नहीं, ये मोदी जी के श्राद्ध का प्रसाद है, 13वीं का प्रसाद है, मतलब कोई मजाक भी है, एक बट काइंड ऑफ गुड नेचर्ड काइंड ऑफ फन विद ऑल ऑफ दिस। पिट रहे हैं फिर भी हंस रहे हैं, फिर भी मजाक कर रहे हैं, फिर भी व्यंग कर रहे हैं, एक अथॉरिटी को चैलेंज भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो सबको सहायता देना, कोई काफ़ी सारे नौजवान कचरा को उठाने का काम किए हुए थे, कोई खाना बांट रहा था, ये बिल्कुल मुझे किसान आंदोलन याद आया। वहाँ भी आप 2 कदम नहीं जा सकते जब तक कोई बुला के कहें कि यहाँ खा लीजिए, मैं कुछ ये करता हूँ। तो a very different fighting without hate, उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण लगा। और एक लास्ट चीज़ जो सत्याग्रह की बात है कि आप पिट रहे हैं और आप हाथ नहीं उठा रहे हैं, वो हमें बार बार दिखा। और एक तस्वीर तो मुझे हमेशा याद आएगी, जब एक लड़का पिट रहा है, फिर फाइनली वो घुटने टेक के ऐसे बैठा है और कहा मारो मत। उनका नाम अरविंद सावंत है, ही वाज विद मी इन सेम लॉकअप। अच्छा नामदेव से आए थे वो। अच्छा, नहीं, इट वाज आई मीन इफ यू वांट, इफ आई वाज अ पेंटर और मैं सत्याग्रह को की तस्वीर बनाना चाह रहा था, उससे खूबसूरत तस्वीर नहीं थी। वो पुलिस वाले के सामने कह रहा है मारो। तो आई फील कि हाउ दिस बैटल इज बीइंग फॉट, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में आप तीनों क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आपके सवाल से पहले मैं थोड़ा सा इस बारे में बात करना चाहूंगी कि कैसे लड़ रहे हैं, कि कौन लोग हैं जो लड़ रहे हैं। ये भी है। जैसे स्टार्ट जब ये मूवमेंट हुआ तो वही जो एक बहुत बड़ा नैरेटिव ये है कि जेनजी मूवमेंट चल रहा है, कि हिंदुस्तान में पहली बार एक जेनजी मूवमेंट हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये भारी संख्या में हम देख रहे हैं कि नौजवान उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ओरिएंटेड एक मुद्दा इसके सेंटर में है, तो उस आयु वर्ग के लोग तो आ ही रहे हैं। लेकिन उसके इतर जंतर मंतर पे जब से 6 तारीख से हम लोग वहाँ पे मौजूद हैं, लगातार जा रहे हैं, तो जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है वो यही रहा है कि जेनजी मूवमेंट के अलावा वहाँ पर आने वाले लोगों को आप देखेंगे तो बहुत अलग अलग आयु वर्ग से लोग वहाँ पे आ रहे हैं, जो कि हम बाकी जो आंदोलन करते रहे उसमें शायद इस तरीके का पहले मैं पर्सनली उस तरह से नहीं देख पाई थी। जो आप कह रहे हैं पेरेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, बहुत छोटे बच्चे आ रहे हैं। मतलब मैं जब वहाँ पे भूख हड़ताल पे मैं और मेरे साथी बैठे हुए थे तो 6-7 साल के बच्चे भी वहाँ पर आ रहे थे और हमसे बोल रहे थे कि दीदी आप हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। निहा से आके बोल रहे थे। और पेंटिंग्स छोटे छोटे जो बना सकते हैं उस आयु में, आप जिस तरीके की ड्राइंग्स बना सकते हैं उस तरीके के कार्टून छोटे छोटे लेकर आ रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट या मोदी के अगेंस्ट। तो ये चीज़ें वहाँ पे हो रही थी, छोटे छोटे ग्रीटिंग कार्ड्स बच्चे देके जा रहे थे। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे तबके के भी लोग जो कि आयु में हमसे बहुत ज़्यादा थे, 60+ लोग, 70+ एज के लोग आ रहे थे। और उनका भी जो एक कंसर्न था कि जब शुरुआती दौर में हमने वहाँ पे भूख हड़ताल शुरू किया तो पुलिस ने पंखे भी वहाँ पर लाने नहीं दिया था और बहुत गर्मी का दिन था, 28 जून, तो मुझे लगता है कि पूरे जून का सबसे गर्म दिन रहा है वो। तो उस दिन भी वो आके जिस तरीके से फैन कर रहे हैं, मतलब हम ज़्यादा बुरा फील कर रहे हैं कि आप हमें मत फैन करिए, लेकिन उनका ऐसा है कि नहीं बच्चों आप बैठे रहिए, करने दीजिए हमें, क्योंकि वो एक कंसर्न उनका है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो माता पिता हैं जिनके बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, महिलाएं बहुत इस तरह की आ रही हैं। अभी कल ही मैं ऐसी महिलाओं से मिली जो कि अलग अलग शहरों से दिल्ली पहुंच रहे हैं, जो कि हाउसवाइफ हैं, कुछ वर्किंग वुमेन हैं, वो वहाँ पर मौजूद हो रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे परिजन भी जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, वो वहाँ पर आ रहे हैं भारी संख्या में। तो ये अलग अलग आयु के लोग उससे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं और लगातार वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो जेनजी मूवमेंट भले ही हम इसे कह सकते हैं, जेनजी लेड मूवमेंट, जेनजी लेड कह सकते हैं, बट उसमें जो पार्टिसिपेशन है वो हर तबके के, हर आयु वर्ग के व्यक्ति का है। और एक्सप्रेशन की बात ये है कि
ऐसे हम लोग कामकाजी संगठन से आते हैं तो बहुत ज़्यादा हाँ एक तरीका होता है हमारा, एक सर्टेन स्लोगनियरिंग होती है, एक सीरियसनेस के साथ हम लोग ट्राई करते हैं कि प्रोटेस्ट किया जाए। और लेफ्ट लेफ्ट थोड़ा सा हाँ मुस्कुराना नहीं जानते इतना जितना जानना चाहिए तो है। उसमें ये था कि शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा नैरेटिव ये भी चला गोदी मीडिया की तरफ से कि जिस तरीके के विजुअल वो यूज़ कर रहे थे कि यहाँ पे तो डांस हो रहा है, जैसे बारिश हो गई लोगों ने डांस करना शुरू कर दिया कि ये तो सीरियसनेस ही नहीं है यहाँ पर मौजूद लोगों को लेकर। तो ये तमाम चीज़ें फैलाने की कोशिश की। मैं लेकिन पटना का वीडियो देख रहा था जहाँ पे एक्चुअली वो आई मीन वो वाटर हाँ कैनन वाटर कर रहे कैनन के थे सामने और लड़के कहे कि हम नाचेंगे, हाँ रेन डांस कर रहे हैं, वहाँ वाटर कैनन चल रहा है, हाँ यहाँ नाच रहे हैं, पुलिस वाला समझ नहीं पा रहा है कि ठीक क्या। है दैट इज सच अ रेजिस्टेंस नहीं। हाँ एग्जैक्टली। तो वो डिसेंट के अलग अलग फॉर्म्स आप वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से वहाँ पे आ रहे हैं, कोई डांस के माध्यम से अपनी बात रख रहा है। जब पहले दिन हम गए तभी से वहाँ पे एक डांसिंग प्रोटेस्ट करके भी एक लोग बैनर लेकर आए थे और वो वहाँ पे डांस कर रहे थे। कुछ लोग रैपर्स वहाँ पर आ रहे हैं जो मंच से गीतों के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, कुछ लोग पोइट्री के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, पोस्टर मेकिंग वहाँ पे लगातार हो रही है, लोग ड्राइंग्स कर रहे हैं। तो ये अलग अलग चीज़ों के थ्रू ये आंदोलन चल रहा है और एक्सप्रेशन हमें अलग अलग तरह का मिल रहा है। और बहुत खूबसूरत बात मुझे लगता है इस आंदोलन की ये है कि जो हम हिंदुस्तान को जिस तरह से इमेजिन करते हैं कि अलग अलग मजहब का व्यक्ति, अलग अलग जाति का व्यक्ति, अलग अलग रीजन का व्यक्ति, अलग अलग कल्चर से आया हुआ अलग व्यक्ति, भाषा अलग भाषा से आया हुआ व्यक्ति, वो मिलकर के हिंदुस्तान बनाता है। और जंतर मंतर इनफैक्ट पे उसका ही उदाहरण हम देख पा वन रहे ऑफ द इमेजेस जो मुझे सबसे दिल को छुआ वो है जो साइन लैंग्वेज वाले बच्चे आए थे, हैं। वो साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे थे, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो खूबसूरती थी उस जगह की। बिल्कुल आप कह रहे हैं। मैं दरअसल इसको एक दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने नेट ऑफ किया। जो हिप हॉप डांस है और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, पेपर लीक नहीं चलेगा, एक व्यक्ति ने डांस करते हुए नारा दिया है और वो अपने आप को वायरल बॉय के रूप में रखा है। तो वहाँ पे दोनों चीज़ मिक्स हो गई और रूल्स ब्रेक नहीं हुए हैं, रूल्स सेट हो रहे हैं कि ऐसे भी हो सकता है। दे क्रिएटेड एग्जैक्टली देयर ओन इडियम, अपनी तरीके से हम ना सिर्फ अपनी बात रखेंगे, अपने तरीके से बात रखेंगे, अपने तरीके से रखेंगे। क्योंकि ये जनरेशन को पुराना दुनिया कैसा है मालूम नहीं है, ये रियल दुनिया में रियल दुनिया जिए हैं। और लोगों ने पहले शिकायत किया वेयर आर द नंबर्स, जब नंबर्स आए फिर लोग पूछने लगे कि ये सारे समुदाय के लोग, ये आइडेंटिटी के लोग कहाँ हैं। जब वो हो गया, सारे आइडेंटिटी जब सारे आइडेंटिटी के लोग जब दिखने लगे, इंडिया का एक माइक्रोकोज्म दिखने लगा, फिर सवाल पूछने लगे कि ये तरीका थोड़ी होता है प्रोटेस्ट करने का। जब आई मीन किसी को प्लीज करने के लिए नहीं हो रही, अपनी बात को रखने के लिए हो रही, और अपनी बात को रखने का तरीका वही होगा जो उन्होंने सीखा है। अगर हम और बालाजी वो जो मैं भी कई बार सोचता हूँ, वो जो हम लोग मैं जब नौजवान था तो जो गीत क्रांतिकारी गीत थे उसके बाद बने ही नहीं क्रांतिकारी गीत। आज भी अब 50 साल पुराने गीत गा रहे हैं, इन्होंने नए तरीके वो नए गाने, वो गीत भी चल रहे हैं, उस गीत पे भी लोग बैठते हैं, बट इस गीत पे भी लोग बैठ रहे हैं। तो ये कोई डाइकोटमी नहीं है कि यही हो रहा है या यही हो रहा है, लोग इसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसलिए मैंने बोला इट्स अ कार्निवल ऑफ रेसिस्टेंस वेयर पीपल आर जस्ट नॉट सेइंग कि मोदी बुरा है। और ये बात सच है कि जो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा के मांग के साथ जो शुरू हुआ, अब ये प्रधानमंत्री के, अब सिर्फ प्रधानमंत्री, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री देख रहा हूँ उसमें ये। और क्योंकि लोग जान रहे हैं कि ये फैसला तो वही करते हैं, फैसला वही करते हैं, इसीलिए शायद कल प्रधानमंत्री ने बहुत ही एक वियर्ड तरीके का वीडियो उन्होंने हॉरिजॉन्टल में शूट किया। उसको भी लोग कह रहे हैं कि ये खुद दिखाता है कि कितना ही आउट ऑफ टच है। ये सारे उनको करना पड़ रहा है, उनको अपने 2 बड़े मंत्री को भेजना पड़ रहा है कि बात करो बात करो। यार बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, लोगों को आप पे ट्रस्ट नहीं है। आप सच्चा, आप अगर कोई सरकार को ट्रस्ट करना चाहते हैं, पहले धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हटाइए, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स के ऊपर वार किया उनके ऊपर कार्रवाई करिए और इस बात को एक्नॉलेज करिए कि हमने गलती किया, आप पे लाठी उठाया। अगर ये अब नहीं करेंगे तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि जो लाठी खाए हैं, जो टीयर गैस को महसूस किए हैं और जो एक दूसरे को भगदड़ में बचाए हैं, किसी का जान नहीं जाने दिया किसी ने, जो पैलेट इंजरीज हुए हैं, और सरकार कह रहा है कि पैलेट इंजरीज हुए ही नहीं है,
आप कैसे इस जनता को बोलेंगे कि आप जो देख रहे हैं वो झूठ है, हम जो कह रहे हैं वो सच है? एक बच्चे का मैं आज सुबह पढ़ रहा था कि 1% चांस ऑफ हिज आईसाइट बीइंग सेव्ड। हम लोग कैसी सरकार है जो मतलब बच्चों के प्रोटेस्ट में पेलेट गन दे रहे हैं, जो पहले दुनिया छोड़ दीजिए, पहली बार मुझे लगता है कि इन्होंने बैरिगेट्स पे करंट शॉक लगाया, इलेक्ट्रिक वायरिंग। अच्छा, तो जितने लोग बैरिगेट्स को तोड़े हैं, अच्छा द उनको फर्स्ट रिएक्शन दे हैड वाज झटका लग रहा है, एंड इट वाज अक्रॉस। तो आपने जितना सारा चीज ये एक पूरा इजराइल इजराइल मॉडल को आपने ले लिया, हम्म, अब यहाँ रेसिस्टेंस चल रही है जैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, हम्म, और आप अपने आप को प्रूफ करने में लगे हैं कि हाँ हम ही ट्रू कॉलोनियल पावर है। हम्म, तो जो बात आप भी कह रहे थे, दानिश, बाकी लोग भी कह रहे थे कि आज़ादी 2014 में आई, जो सुरूर को बोला कि उन्होंने संविधान से आज़ादी पाया है, उस संविधान को वापस लाया जा रहा है। संविधान को वापस, वो इनफैक्ट वो पुलिस ऑफिसर सुरूर को कह रही थी वकील ने कि बहुत नाराज़ होके आज़ादी तो हमें 2014 में ही मिली। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, उससे पहले तो आप गुलाम थे संविधान के, उससे आप आज़ाद अब हो गए हैं। तो ये महसूस करना कि हम और राष्ट्रीय झंडा हर जगह दिख रहा है, संविधान को सामने लिया जा रहा है, ये एक तरह से जैसे सीए प्रोटेस्ट में टेकिंग बैक आवर कंट्री, टेकिंग बैक द आइडिया ऑफ आवर कंट्री, वो दिखा। कि इसमें जो आपका सवाल है कि किस तरीके से एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट, उसमें एक अच्छी चीज़, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर हम जेनजी प्रोड्यूस्ड गानों को देखें, you know, इसको मैं कम क्यों नहीं मानता, उसका एक रीज़न है। मतलब हम देखते हैं हिंदुत्व पॉप किस कल्चर किस तरीके से निकल के आ रहा है, कुणाल पुरोहित की पूरी पूरी किताब है उसके ऊपर। तो उस जो हिंदुत्व एच पॉप कल्चर जो है वो एक तरीके से पूरा हेट कल्चर पे बेस्ड सॉन्ग्स है। तो जो हिंदुत्व जेंजीज है तो उनको काउंटर करने के लिए दीज सॉन्ग्स आर इम्पोर्टेंट। जी, बस उसी तरह का इडियम और तो एच पॉप को काउंटर के लिए इंडियन पॉप इज इम्पोर्टेंट। तो वो अब इन दिस सेंस आई थिंक दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। जी, जो पुराने गीत है रेवोल्यूशनरी, वो तो ऑब्वियसली इट इज इन एवरीबॉडीज स्पिरिट। तो वो हिंदुत्व पॉप का काउंटर जरूरी है, वो ये जनरेशन कर रहा है हर अपने अपने तरीके से। उस अगर आप उस प्रोटेस्ट साइट पे जाएंगे तो ये आपने बहुत अच्छा कंपैरिजन किया है कि इस तरह का इडियम आप नफरत का भी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप रेजिस्टेंस और प्यार दोनों के लिए भी इस्तेमाल कर आप सकते हैं। उस प्रोटेस्ट साइट पे आप सब लोग, आप भी गए, हम सब लोग गए हैं, तो किस तरीके से वहाँ पे एक ग्रुप है जो ड्रामा स्टेज कर रहा है, एक ग्रुप है जो गीत गा रहा है, एक ग्रुप है जो अपने तरीके से जो है, तो दूसरी और एक ग्रुप कचरा इकट्ठा हाँ, कर रहा है। आई मीन आई फील ऑल ऑफ दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। दिस इज सेकंड पॉइंट, दिस इज वेयर आई वाज कमिंग सेकंड, तो दिस इज व्हाट वी कॉल ऑर्गेनिक लीडरशिप। जी बिल्कुल। इसमें ये जो हमने शाहीन बाग में भी देखा और जामिया और यहाँ भी देखा, ऐसे मूवमेंट में ऑर्गेनिक लीडरशिप निकल के आता है, जो कि एक जो ग्रामशी का आइडिया ऑफ हेजेमनी है, जो राइट विंग पॉपुलिस्ट कल्चर इस्तेमाल करता है ऊपर से, वो उसका खतरा फ्यूचर में कम रहता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसमें। लेकिन तरीके की जहाँ तक बात है, द काइंड ऑफ कंपोजिशन ऑफ द पीपल, जो लोग हैं, मिसाल के तौर पर और वुमेन पार्टिसिपेशन की बात करें, वुमेन पार्टिसिपेशन इन शाहीन बाग, वुमेन पार्टिसिपेशन इन जंतर मंतर, इसमें एक फ़र्क मुझे ये दिख रहा है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये, कि शाहीन बाग में जो टॉकिंग अबाउट मुस्लिम वुमेन, वहाँ पे शाहीन बाग में भी बहुत कॉम्प्लीट कल्चर था, हिंदू मुस्लिम सब थे वहाँ पे, इवन इन जामिया, आज भी जामिया स्टूडेंट आप देखेंगे कंपोजिशन वहाँ पे हिंदू भी पढ़ा, मुसलमान भी पढ़ रहा है। लेकिन जब वहाँ पे पर्सनल टारगेटिंग होती है शाहीन बाग की औरतों के ऊपर जाने होते, तो आपको भी मालूम है कि सुली डील्स ऐप आता है, जिसमें हमारे खुद के जो संगठन के साथी है, आयशा रैना, लिजा फरजाना, तो उन लोगों की नीलामी होती है बिकॉज ऑफ देयर मुस्लिम आइडेंटिटी। बहुत सारे नाम मेरे अपने खुद के मुसलमान दोस्त है, आई एम यूजिंग द वर्ड मुसलमान दोस्त बिकॉज मुसलमान आइडेंटिटी पे उनकी टारगेटिंग हो रही है, ऑनलाइन बेचा जा रहा है, which thankfully is not happening over here. तो एक
again the question of you cannot, when you use the term Hindu Muslim politics in context of communal अनइक्वल पावर का रेजिस्टेंस अलग होता है, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। जो महिलाओं के सवाल पे मैं बस ये ऐड करना चाहूँगी कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी महिलाएं पहुँच रही हैं जिनसे हम लोग मुलाकात कर पा रहे हैं, जो कि ये बोल रही हैं कि वो अपने घर पे नहीं बता के आई हैं। मतलब बहुत ही एक ऐसा तबका तो जा ही रहा है जो कि जिनके घर पे अलाउ है कि वो प्रोटेस्ट वगैरह में जा सकें, लेकिन ये महिलाएं भी वहाँ पर हैं जो अपने घर की जो एक पेट्रियार्कल कंट्रोल है उसको डिफाई करते हुए वहाँ पर पहुँच रही हैं, और वो भी हर आयु वर्ग से आने वाली महिलाएं हैं, जिसमें बच्चियाँ भी शामिल हैं और हाउसवाइफ्स भी शामिल हैं, जो कि ये बोल रही हैं कि घर पे नहीं बता के आई हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बदलाव है, और इस मूवमेंट को और खूबसूरत ये बात बनाती है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं। तो जो आगे की पीढ़ी है वो दो अलग तरीकों से इस पर रिस्पॉन्ड कर रही है। मतलब कुछ लोग महसूस कर रहे हैं, पता नहीं मैंने पहले कहा कि नहीं, पर एक जो ट्वीट किसी ने लिखा कि रिमेंबर दिस, योर पेरेंट्स हेटेड मुस्लिम्स मोर देन दे लव्ड यू, रिमेंबर दिस, कि आपके माँ बाप, ये याद रखिए, आपके माँ बाप ने मुसलमानों से ज़्यादा नफरत की, आपसे प्यार कम किया, इसीलिए आप इस हालत में हैं। ये किसी ने ये कुछ हद तक सही है, लेकिन इसको तोड़ा भी गया, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने मोदी जी के आरएसएस प्रोजेक्ट में शामिल हुए, वो अब सामने अपनी गलती महसूस करते हुए भी शामिल हुए, नहीं? ये तो वहाँ पे आप प्रोटेस्ट साइट में जाएंगे तो एक बहुत बड़ा सेक्शन आपको ये मिलेगा जो कि पहले बीजेपी सपोर्टर हुआ करता था। वो सामने से आके इस चीज़ को मान रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है और नाउ दे रिग्रेट दिस। तो वो एक कुछ परसेंट लोगों का तो है, मुझे लगता है कि जो दिमाग खुला हुआ है, जो एक शिफ्ट उनके माइंडसेट में आया है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल हुई है। और एक और चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगी, जब फर्स्ट डे से मतलब 6 तारीख का जब प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया था, लगातार पर्सनली हमें बहुत ज़्यादा मैसेजेस इस तरह के आए कि बीइंग अ मुस्लिम विमेन आप वहाँ पर मत ना जाइए, जाएं। कि बहुत कंसर्न भरे मैसेजेस थे कि आप वहाँ पे मत जाइए। आप जानती ही हैं कि किस तरीके से हमारे साथी उमर के साथ, हमारे साथी शर्जील के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, तो वो उस तरह का कंसर्न बहुत ज़्यादा मात्रा में आया, परिवार से भी आया, जी। फ्रेंड से भी आया। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि एक और शिफ्ट जो अभी हम देख पा रहे हैं कि जब से हम वहाँ मौजूद हैं, तो हर दिन 2-4 इस तरह के लोग भी आते हैं, मुस्लिम स्टूडेंट्स आते हैं, जो कि आके ये बोलते हैं कि आप यहाँ पर हैं तो आपको देख के हमें बहुत हिम्मत मिल रही है, या जो हमारे अंदर एक डर था कि बीइंग अ मुस्लिम हम इस तरह के प्रोटेस्ट में ना जाएं, या अगर जा रहे हैं तो उस तरीके से बोल्डली अपनी बात ना रखें। I think both women and Muslims have felt a place of a sense of liberation by participating. ये भी बहुत important है, और उससे एक मतलब वो एक स्ट्रेंथ है इस मूवमेंट का, एक सेंस ऑफ वेलकम एंड इक्वालिटी नहीं हम महसूस कर रहे हैं इसमें। और बिल्कुल जैसे स्टेट भी जिस तरीके से हमें देखता है कि अगर आप उन छात्रों के नाम देखेंगे जिन्होंने नीट के एग्जाम लीक के बाद से सुसाइड किया है, जो 20+ छात्र हैं, उसमें आप देखिए कि देयर इज अ सेक्शन ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स, मुस्लिम महिलाएं भी हैं, मुस्लिम पुरुष भी हैं। तो ये इशू मुझे लगता है कि इस तरीके से भी ना देखा जाए कि सिर्फ नीट छात्रों का इशू, मतलब इसमें भी हम एक कास्ट एंगल लेकर आ सकते हैं, जैसे कि जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर का ही पूरा जो मामला हम जिस पे बात करते हैं कि रोहित से लेकर अनीता से लेकर सेंथिल मुथु से लेकर, ऐसे कई नाम हैं, तो उसमें भी एक कास्ट का एंगल है, और इसमें भी एक मुस्लिम आइडेंटिटी का भी एंगल है, क्योंकि मुस्लिम सिर्फ अपनी रिलीजन की वजह से मार्जिनलाइज नहीं है। अगर आप पूरा उनका स्ट्रक्चर ही देखेंगे तो ज़्यादातर मुसलमान जो इस देश में हैं वो गरीब हैं, उनके लिए शिक्षा तक पहुंच पाना कितना मुश्किल है। और वो छात्र जब एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तमाम तरह का डिस्क्रिमिनेशन स्टेट की तरफ से उनके लिए होता है, लेकिन वो जब एक बेहतर भविष्य का इमेजिनेशन करते हैं और वो जब बिट्रियल फील करते हैं, तो उनका भी जिस तरीके का एक जो फील करना होता है, उनको लग रहा है बिल्कुल, तो वो भी हम इस मुद्दे को ऐसे भी देखें कि मुस्लिम छात्रों ने भी अपनी जानें गंवाई हैं, मुस्लिम छात्र भी उन छात्रों में मौजूद है जिनके सपने टूटे, जिनके बेहतर भविष्य का ख्वाब खत्म कर दिया गया है सरकार के करप्ट सिस्टम ने। तो
जो स्टेट चाहता है कि जो लोगों को रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड करना, कि आप अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी से ही खुद को हमेशा डिफाइन वो करते कामयाब रहना है। नहीं हो पाए हम तो इसमें। हम उससे भी उलट हूँ कि हम एज अ मुस्लिम्स सिर्फ उन मुद्दों पे ही आवाज ना उठाएं कि जो मुसलमानी मुद्दे माने जाते हैं, कि मुसलमानों के मुद्दे हैं। हर मुद्दा, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, चाहे वो सस्ती हेल्थ सिस्टम का सवाल हो, ये तमाम मुद्दे मुसलमानों के भी मुद्दे हैं। और इन तमाम मुद्दों पे जब इंटरवेंशन होगा, मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ, पर जो अल्फाज कह रहे हैं वो भी ज़रूरी है कि हम जब स्टूडेंट्स की बात करते हैं, एक मतलब स्टूडेंट्स के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो अलग किस्म, महिला हैं, दलित, आदिवासी हैं, और इस दौर में मुसलमान बहुत बुरी तरह से उसके एक्सक्लूजन हो रहा है। वो हमें इस मूवमेंट आगे बढ़ें। तो इसी सवाल पे मैं फाइनली आना चाह रहा हूँ। ये हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि लोग इसको बाद में भी देखेंगे, 4 दिन गुजरे हैं प्रोटेस्ट मार्च जो संसद का था। एक दिन पहले सोनम वांगचुक ने अपना उपवास ख़त्म किया, हालांकि जो मांगे शुरू में थी वो फुलफिल नहीं हुई हैं। लेकिन एक तरह से ये मूवमेंट अब लोगों का, नौजवानों का हो गया है। मतलब ये कुछ लोग जिन लोगों ने शुरू की थी उससे बहुत आगे बढ़ के इसका एक अपना मोमेंटम है। लेकिन दूसरी तरफ जितना डर का माहौल हवा में है, वातावरण में है, वो कश्मीर, मणिपुर, ये बस्तर जैसी जगहों को याद भी दिला रहा है। क्या आगे होगा हमें कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे सामने इतिहास रचा जा रहा है इस वक्त। तो मैं बस इस वक्त पे, और इतिहास किस मोड़ पे, सरकार क्या करेगी, ये नौजवान पीढ़ी जो इकट्ठा हुई है ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, ये देखना बाकी है। लेकिन आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं? योर बेस्ट प्रिडिक्शन एंड योर मोस्ट पेसिमिस्टिक प्रिडिक्शन, मतलब उम्मीद से आप क्या सोचते हैं कि क्या होगा, और आपको डर क्या है वो क्या होगा, इसके बारे में आप तीनों से हम सुन के ख़त्म करना चाहेंगे। तो इस बार अल्फाज से शुरू करते हैं। देखिए, उम्मीद एक काफ़ी दिनों बाद देख रहे, 2014 के बाद, मतलब 2019 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन ये आंदोलन है जिसको हमें लग रहा है कि थोड़ा स्पेस मिला है, उसमें सारा श्रेय जाता है लोगों को। तो कहीं ना कहीं होप नज़र आ रही है इसमें कि कुछ ना कुछ हो सकता है, कि जिस तरीके से लोग अनशन पर बैठे हैं, जिस तरीके से लोग अपने घर से निकल कर आए हैं, जिन लोगों का हम पहले देखते थे कि जंतर मंतर पे 90% वही लोग आते हैं जो किसी संगठन से जुड़े होते हैं, लेकिन इस बार मेरे हिसाब से बहुत कम है, वो तो बिल्कुल टाइनी आपको माइनॉरिटी है। दिखेंगे और डफली बजाते हुए दिखेंगे, लेकिन जो पूरा क्राउड मैनेजमेंट से लेकर सफाई जो हो रही सड़क पे, जो ऑर्गेनाइज लीडरशिप निकल के आ रही, वो लोगों की है। तो इस वजह से मुझे जो वी द पीपल का जो होप होता है, वो उसकी वजह से मुझे कुछ उम्मीदकरण नज़र आ रही है कि जो शिक्षा को जो सेफ्रनाइज करने का जो पूरा एजेंडा चलता हुआ आ रहा है इनका बहुत पहले से, न्यूलिबरलिज्म की आड़ में, उस पर कहीं ना कहीं एक पहला स्टेप है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ होगा तो कल हम 2 काम और कर सकते हैं, परसों हम 3 काम और कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो होनी थी, जो लोगों ने करके दिखाई है। तो एक बहुत होप है कि आगे कुछ हो सकता है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, अगर नहीं देंगे तो मोदी सरकार नहीं रहेगा, ये निष्कर है, क्योंकि इसकी तरफ ही आंदोलन बढ़ रहा है। ये अगर सरकार में बैठे हुए लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, अगर वो जिद में बैठेंगे, तो जो बात हम लोग देख रहे हैं पिछले 2 दिन से, बात अब धर्मेंद्र प्रधान से ऊपर मोदी पे आई, ये सब देखेंगे कि पूरी सरकार अपने को बचाने में लगी है, तो ये लड़ाई फिर सरकार के खिलाफ लड़ी जाएगी, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान लड़ना शुरू हो गया है। बट मैं कह रहा हूँ शुरुआत, और सरकार को भी ये बात मालूम है। इसीलिए जो आप जिक्र किया, 30,000 पैरामिलिट्री फोर्स को एयरलिफ्ट की जा रही है, आपको दिल्ली के सड़कों पे कर्फ्यू के गाड़ियाँ दिखेंगी, मिनी टैंक दिखेंगे, अफवाहें उड़ रही है कि दौला कुआं में आर्मी को बोला गया उन स्टैंड बाय रहने के लिए।
सब चीज़ रहेगा। जामिया में 144 लग गया। पूरा दुनिया में 144 लगेगा, जो भी स्टूडेंट दिखेगा उसको गिरफ्तार कर ली जाएगी, सब चीज़ रहेगा। बट उससे भी बड़ी चीज़ एक है जो सब भूल जा रहे हैं। मैं हर किसी को जो डर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आए जनता दल। उनकी डर अगर दूर नहीं हुआ, वहाँ तो जाने से तो बिल्कुल अलग मैं कह रहा है। हूँ अगर डर अगर उनकी नहीं दूर हुआ, तो जो भी बातें हम कह रहे हैं उसको मत मानिए। डर दूर करने के लिए आपको वहाँ पे आके इन सारे यंग लोगों से मिलना पड़ेगा और उनकी उसकी हंसी देखनी पड़ेगी, उनकी जज्बा देखना पड़ेगा। एक बार आप देखेंगे, आपको उम्मीद होगा ये रुकने वाले नहीं है। जब आप इस बात को इस तरीके से समझिए, जो बात बोली जाती है जिंदगी के बारे में या नौजवानों को टाइम वेस्ट करते हैं, लेजी है, कुछ नहीं करते हैं। अगर कुछ नहीं करने में वो जिद्दी है, अगर कुछ करने में लग जाएंगे, तो सोचिए और कितने जिद्दी हो सकते हैं। कई देशों में सरकार बदल दिया इन्होंने। तो अगर वो, मैं तो यही बोलूँगा कि नौजवानों को जिद को टेस्ट मत करिएगा। धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए और जो छात्रों की मांग है उनको पूरा करिए, नहीं तो ये सरकार के लिए रहना अनटेनेबल होगा। पॉपुलरली चुनाव में हारेंगे, बुरी तरीके से हारेंगे। आप वोट चोरी करा लीजिए, पेपर चोरी करा लीजिए, चंदा चोरी करा लीजिए, सबको दिख रहा है। चंदा चोरी भी हो रहा है, पेपर लीक की भी चोरी हो रहा है, कोई भी जगह पे जाएंगे हर जगह चोरी हो रहा है। तो चोरों को जहाँ रखना है जनता वहाँ उनको रखेगा और फिर से अपने प्रतिनिधियों को जैसे चुनना है वैसे चुनेंगे। क्योंकि यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब का मॉडल आप देख रहे हैं, बट उस लाइक शेयर सब्सक्राइब के पीछे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो सब कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल जनता है, मैं कहता हूँ नहीं, सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल जनता है। अगर उनको मालूम है कि इस मुद्दे पे हमको एकता बनानी है, सोचिए कितना कठिन बात होगा कि उन्होंने सारे अपने डिफरेंसेस को भूल गए, कह रहे कि इस मुद्दे पे हमने एकता बनाया, और वो एकता व्यापक हो रही है। और जो किसान आंदोलन के जिक्र आपने किया, एक सेवा का भाव, मैं कह रहा हूँ कि सिटीजनशिप को रिडिफाइन की जा रही है। जो स्टेट रिडिफाइन कर रहा है, जो सरकार रिडिफाइन कर रहा है, वहाँ पे जो नए लोग हैं उसको रिडिफाइन कह रहे मेरी मर्जी, मैं नाचूंगा, नाच कर प्रोटेस्ट करूँगा, मैं गाऊंगा, गा के प्रोटेस्ट करूँगा, मैं मीम बनाऊंगा और मीम बना के प्रोटेस्ट करूँगा, और उसी पुलिस वाले जिसने मुझे डंडा मारा उसके खाने पे जाऊँगा, तुम रोल को खोल नहीं पा रहे हो, हम खोल लेंगे, और उस पर हंस के मैं प्रोटेस्ट करूंगा। उसी पुलिस वाले से पूछूंगा भी, आप हमको दोबारा कब मारने वाले हो, ताकि हम तैयार रहे कि उस दिन जूते पहन के आए। सो it is changed. It is time that the government realize and heeds to the demands of the students. Otherwise, they're going to find themselves in a very tough position. मुझे ये लगता है कि अभी हम जिस स्टेज पे चल रहे हैं इस आंदोलन के, यहाँ से बहुत होप यहाँ पर मिल रही है। लेकिन अगर मैं और 10 साल बाद अगर लुक बैक करूँ तो हो ही सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम अभी सोच रहे हैं कि यहाँ से पॉजिटिव निकल के आएगा, हो सकता है उस हद तक ना भी आए। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे बड़ी जीत इस आंदोलन की अभी तक रही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा तो अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन अभी तक जो हुआ है वो सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि पिछले 12 सालों में जिस तरीके का डर लोगों के अंदर बैठाया गया था आंदोलनों को लेकर के, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सीधे सीधे ऐसा बोल दे रहे कि आंदोलन जीवी लोग हैं, एक बहुत ही नेगेटिव पोर्ट्रियल हुआ करता था कि आंदोलन ही ना किया जाए। जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं वो बेरोजगार लोग हैं, वो पढ़ने लिखने वाले छात्र नहीं है, मुफ्तखोर हैं, एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल है, तमाम तरह के टैग लगाए जाते थे। और उन टैग्स की वजह से एक डर लोगों के मन में होता था किसी भी आंदोलन में पार्टिसिपेशन। हमने देखा, जैसे साथी मेंशन कर रहे थे कि जनता मंदिर पे अगर किसी अहम मुद्दे पे प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसमें संख्या उतनी नहीं आती थी, और बहुत सारे लोग बस इसलिए नहीं आते थे कि अगर वो मुद्दे से बिल्कुल समर्थन रखते भी हैं लेकिन उनको डर है कि अगर वो प्रोटेस्ट में जाएंगे तमाम तरह की कार्रवाई हो सकती है, डिटेन हो सकते हैं, जेल हो सकती है, यूएपीए, एनएसए जैसी चीज़ें लगाई जा सकती हैं, और लगाया गया हमारे साथियों पर। तो वो डर निकलना शुरू हुआ है। इस आंदोलन में जो लोग आ रहे हैं सबसे बड़ा काम वो ये कर रहे हैं कि उस डर को मात देकर वहाँ पहुँच रहे हैं।
अभी भी जंतर मंतर पे आज 24 तारीख हुई, 20 तारीख को जिस तरीके का लाठी चार्ज हुआ, उस रात भी लोग वहां से हटे नहीं। जी उस रात भी हम वहां मौजूद थे। पूरा जंतर मंतर भरा हुआ था। इतनी लाठियां खाने के बाद, सिर्फ उड़वाने के बाद लोग पट्टियां बांध कर आ रहे हैं, फ्रैक्चर हो रखा है हाथ में, प्लास्टर लगा के वहां पर आ रहे हैं। और अभी जब वो लोग वहां मौजूद हैं तो उन्हें बिल्कुल पता है कि हो सकता है अगले 2 मिनट में जहां वो खड़े हैं दोबारा से लाठी चार्ज हो जाए, दोबारा से टीयर गैस की गोले दाग दिए जाए, पैलेट गन चला दी जाए, लेकिन तब भी खड़े हुए हैं। तो डर खत्म होना मुझे लगता है लोगों के अंदर से इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है। और दूसरी सबसे बड़ी जीत अभी तक ये है कि वहाँ मौजूद बहुत सारे लोगों का एक माइंडसेट जो बदला है। क्योंकि हमने देखा कि इस देश में कोई यदि मुसलमान है तो बहुत इजी हो जाता है कि यदि सरकार उस पर, गोदी मीडिया उस पर टेररिस्ट होने का लेबल लगा रही है, तो एक बड़ी जनता होगी, जन समुदाय होगा जिसके लिए मानना बहुत आसान है कि हाँ मुसलमान है, टेररिस्ट ही होगा, पाकिस्तानी एजेंट ही होगा। किसान आंदोलन कर रहे हैं, हमारे सिख भाई आंदोलन कर रहे हैं तो खालिस्तानी ही होगा, वो मान लेते हैं ये चीज़ को बहुत जल्दी। लेकिन अभी जब इतनी भारी संख्या में इतना एक डाइवर्स पॉपुलेशन आके वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, उनको दहशतगर्द कहा जा रहा है, उनको एंटी नेशनल कहा जा रहा है, तो ये जो नैरेटिव है, ये जो पूरा लेबल्स हैं, इनको लोग क्वेश्चन करना शुरू कर चुके हैं। वो ये समझ चुके हैं कि सरकार इस तरह के टैग उन तमाम लोगों पर लगाती रही है, लगाएगी जो भी सरकार से सवाल पूछेंगे। और इस आंदोलन में आने वाले लोग, मुझे लगता है जो पुराने आंदोलन रहे इस देश में, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे अभी रिसेंटली मजदूरों का जो नोएडा मानेसर में आंदोलन रहा हो, CNRC का अभी मैं रिसेंटली सुबह से देख रही हूँ कि बहुत सारे वीडियोस पुराने चल रहे हैं जहाँ पे जो उस समय लाठी चार्ज हुआ, लाइब्रेरी में घुस के छात्रों को मारा गया, वो भी याद वो दिलाया वापस जा से लोग इक्वेट कर रहे हैं। इस आंदोलन की इमेजरी, उसकी इमेजरी साथ में रखकर देख रहे हैं। तो जो लोग उस आंदोलन में समर्थन में नहीं खड़े थे या उस आंदोलन में पिटने वाले छात्रों को टेररिस्ट मान रहे थे, आज वो उसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि शायद हमारी उस समय की अंडरस्टैंडिंग गलत थी। तो ये जो एक बदलाव है कि पुराने आंदोलनों से लेके आज के आंदोलन में जो एक माइंडसेट शिफ्ट होना, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भाजपा सरकार जाएगी, मैं तो बिल्कुल चाहूंगी कि जाए, नहीं भी यदि कुछ साल में जाती है तब भी एक बड़ा सेंटिमेंट एंटी बीजेपी, एंटी दिस होल फासिस्ट रूल, दिस रिप्रेसिव गवर्नमेंट लोगों के अंदर डेवलप होगा। और आने वाले दिनों में जो हम आंदोलन देखेंगे, मुझे लगता है इससे भी बेहतर उसमें मोबिलाइजेशन होगा, इससे बेहतर और मजबूत तरीके से लोग उसमें खुलकर आएंगे। और अलग अलग मुद्दों पे, अभी तो हम यहाँ पे पेपर लीक के मुद्दे पे, एजुकेशन के मुद्दे पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में चाहे वो दलितों की मॉब लिंचिंग पे हो, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग पे हो, महिलाओं के साथ जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, उन तमाम मुद्दों पे इस देश में बड़े आंदोलन होंगे और और ज्यादा आर्थिक पॉजिटिवली परसीव और किए आर्थिक जाएंगे। व्यवस्था जहाँ पे नौकरियाँ नहीं हैं, जहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य का निजीकरण है। बस मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लोज करने के लिए करूँगा। सारे पुलिस ऑफिसर, सरकारी कर्मचारी, सरकारी दफ्तर में काम करने वाले के भी बच्चे हैं, उन लोगों ने भी सरकार के दमन को देखा है। आप भी सर्विस में रहे हैं। मैं दरअसल चाहता हूँ कि उनके घरों में जब वो वापस जाते हैं क्या कॉन्वर्जेशन होता होगा, कि वो DCP से, जॉइंट CP से, कमिश्नर से अपने बच्चे क्या पूछते होंगे कि ये क्यों किया आप। मैं कह रहा हूँ कि दबाव खाली सरकार पे नहीं है, समाज पे पूरी है। समाज में जो भी सरकार से जुड़े हुए लोगों पे है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। एंड ये जो एकता छात्रों का है, ये आप, हो सकता है वो आपको खुल के बोलेंगे नहीं, बट कई सारे पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट हर रोज़ हमसे पूछते रहते हैं कि हो क्या रहा है। अब हल्के से उनसे पूछेंगे, बोलेंगे यार हमारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं, हम दबाव में, बताइए क्या होगा आगे। ये जब टूटेगी, घरों के अंदर जब बातें आएगी, आप देखेंगे कि सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन इसमें वन लास्ट लाइन, आई मीन टोटली एग्री विद दानिश कि जो लोग चुप थे 2019 में, वो सोचने काश हम उस टाइम बोल लेते। तो मैं वही चीज़ पे बोल के एंड करूँगा कि लोकतंत्र की हत्या जो लोग बोल रहे आज हुई है, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र की हत्या 2019 में ही हो गई थी, जब दिल्ली पुलिस और CRPF इब्न सीना के रीडिंग हॉल के वॉशरूम में घुस के मिनहाज की जो है आंखें ले ली। उस टाइम लोग की हत्या नहीं, और जब 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 लिंचिंग हुए, जब बुलडोज़र चले, जब ऊना में लड़कों को मारा गया, इस सब के दौर, जब दलित लड़कियों की गैंग रेप हुई, इस सब के दौरान जो चुप रहे वो आज महसूस कर रहे हैं। तो बहुत
खूबसूरत, बहुत ज़रूरी, बहुत अहम बातचीत हुई आप तीनों का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जब इस वक्त को लोग समझने की कोशिश करेंगे, इस बातचीत पे ज़रूर वापस लौट के सुनेंगे। मैं भी मानता हूँ कि हिंदुस्तान 20 जुलाई के बाद बदल गया है और जो बदलाव आया है वो मतलब वापस नहीं लौटेगा। और जो असली लड़ाई आज के दौर में मैं मानता हूँ कि सरकार के खिलाफ है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी समाज में है। और उस समाज की लड़ाई में समाज के ही नौजवान ने ऐसा कुछ करके दिखाया है। कोई भाषण नहीं दिए, लेकिन जिस तरह से खड़े हुए हैं, जिस तरह की हिम्मत दिखाई है, जिस तरह की एकता दिखाई है, जिस तरह की मोहब्बत दिखाई है, जिस तरह की साहस दिखाई है, मुझे लगता है कि उस समाज उससे प्रभावित होगा, समाज बदलेगा। और इतनी उम्मीद पिछले 10-12 सालों में हमें नहीं हुई जितना इस दौर में हुआ। समाज बदला जब सीए प्रोटेस्ट में हर समाज के लोग उठे। समाज बदला जब किसानों ने 13 महीनों तक जिस तरह की लड़ाई लड़ी। समाज सबसे ज़्यादा शायद बदलेगा इस लड़ाई के खिलाफ, क्योंकि नौजवान जब भी, इतिहास बताती है कि जब भी देशों के सामने, समाज के सामने बहुत बड़ी जब चुनौती होती है, नौजवान खड़े होते हैं और रास्ता बताते हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के नौजवानों ने रास्ता दिखाया है और काश के बाकी समाज के लोग उस रास्ते को पे चलना सीखें। शुक्रिया। सलाम, जिंदाबाद। ये दाग दाग उजाला, ये शब कसीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं।